लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिफेक्ट इन सॉलिड्स। जब डिफेक्ट इन सॉलिड की बात हमने की थी तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 4 तरह के डिफेक्ट हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 सरफेस डिफेक्ट, नंबर 3 लाइन डिफेक्ट और नंबर 4 वॉल्यूम डिफेक्ट। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कहां पर रहेगा? पॉइंट डिफेक्ट पे। और मैंने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो पॉइंट्स डिफेक्ट से ही शुरू किया था। फर्दर पॉइंट डिफेक्ट जो थे वो हमारे 2 पार्ट्स में आगे फिर से डिवाइडेड थे। एक था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक था हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का भी एक पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकेंड पार्ट जो बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, ये आज हमने लेकर चलना है। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं डिफेक्ट्स की। और कौन से डिफेक्ट्स की? जब हमारे पास मेटल एक्सेस है। एक्सेस मतलब हमारे पास कैटायंस की रेशो अनायंस की रेशो से ज्यादा है। हम वो वाले डिफेक्ट्स लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो जैसे कि अब यहां पे मैंने लिखा है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, ये है हमारा टॉपिक। तो इसके अंदर जो डिफेक्ट होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है? वो एक्स्ट्रा कैटायंस की वजह से होने वाला है जो कि हमारे क्रिस्टल में आ जाएंगे। अब इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल जो है ये डिफेक्ट शो करेगा। तो ये जो डिफेक्ट है वो जनरली हमारे पास ZnO क्रिस्टल शो करता है। ZnO जिंक ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस से हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमारे पास दिया है क्रिस्टल उसे हम हीट कर देते हैं। हीट कर दिया, ZnO को हीट कर दिया। हीटिंग के बाद क्या होगा हमारे पास? जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां पे जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? जिंक 2 पॉजिटिव कैटायन प्रोड्यूस हो चुका है। साथ साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे रिलीज हो चुके हैं। तो और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व आउट हो गई। अब देखते हैं कि हमारे क्रिस्टल के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। सो देख चलो, ZnO को हीट किया, हमारे पास कैटायन आया, कैटायन के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ठीक है, अब ये जो कैटायन आया है Zn2 पॉजिटिव कैटायन ही है हमारे पास। मतलब इसका क्यों है ये कैटायन? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या होती हैं? कैटायन होती हैं। तो अब ये हमारे पास कैटायन आया है। अब जब हमने इस क्रिस्टल को हीट किया तो Zn2 पॉजिटिव ने क्या किया? किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके चला गया, बैठ गया। सपोज ये थी, इस इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ गया। अब क्या हो गया? क्रिस्टल के अंदर एक और एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। लेकिन हमें पता है कि अगर यहाँ पे Zn2+ आ गया है, मतलब यहाँ कहीं कैटायन आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के अंदर किसी भी दूसरी साइट पे जाके खुद एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जब भी हम ZnO को हीट करेंगे, व्हेन वी हीट ZnO जिंक ऑक्साइड, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एक तो हमें Zn2 पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है और एक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो दोनों ने क्या किया? जाके क्रिस्टल के बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठ गए। अब इसे हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला है? क्यों बोला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट? क्योंकि इसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ गया है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारा डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हमारा यहाँ पर डिफेक्ट्स ड्यू टू मेटल एक्सेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, तो अब हमने दोनों टाइप्स कर लिए हैं किसके? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के, मतलब जहां पे हमारे पास मेटल्स ज्यादा हैं। तो अब देखो यहाँ पे बताने वाली चीज क्या है
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दिस वन। जब रिएक्शन करी हमने, जब हीट किया जिंक ऑक्साइड को, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए जिंक 2 पॉजिटिव के साथ, इन्हें भी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए साथ में जाना पड़ा, फिट हुए यहाँ पर भी। तो इसका क्या फायदा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है उससे जो क्रिस्टल है हमारा, उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर कोई भी टाइप है आपका, चाहे आपके इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर कटायंस हैं या फिर आपके क्रिस्टल्स में से एनायंस गायब हैं, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती ही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए चाहिए ही क्या? हमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ही तो चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, वो हमारे पास यहाँ पे मिल रही है। सो दैट्स व्हाई आइदर केस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, चाहे वो आपका एनायनिक की रिप्लेसमेंट हो या चाहे फिर वो आपका कटायन का इंटरस्टिशियल साइट्स पे आना हो, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा ही करेगा। ओके हाँ जी, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। मतलब मेटल डेफिशिएंसी, यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट हमारे पास किसकी कमी होने वाली है? कटायन की कमी होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा कटायन गायब हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इस डिफेक्ट के अंदर। सबसे पहली बात, जब भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स की बात होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्रिस्टल्स के अंदर होते हैं। तो ये जनरली उन क्रिस्टल्स के अंदर होते हैं जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी होती है? वो होती है हमारी ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल्स तो आई होप आप सबको ही पता होगा कौन से होते हैं। जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और इनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं, बीच में लाई करते हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी शो करते हैं, मेटल्स की भी मींस एस ब्लॉक की भी, नॉन मेटल्स की भी पी ब्लॉक की भी, और इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इन मेटल्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। और ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो होता है। तो अब देखते हैं कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर होगा क्या। इसमें कुछ नहीं होता, ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल डेफिशिएंसी यानी कि इसके अंदर से कटायन जाएगा। चलो एक कटायन इसके अंदर चला जाता है, भेज दिया एक कटायन को हमने, एक कटायन चला गया, लेकिन होगा क्या? इसके अंदर एक कटायन चला गया तो पूरे क्रिस्टल में से कोई भी कटायन, ये देख रहे हो आप नंबर ऑफ कटायंस, कोई भी कटायन उसके पास डबल चार्ज हो जाता है लाइक दिस। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो फिर से बता देती हूं एक बार, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास सिंपली क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर से कटायन, एक कटायन कम हो जाता है, लेस हो जाता है एक कटायन। एक कटायन के कम होने के कारण लेकिन जो बाकी कटायंस हैं उनमें से कोई एक कटायन डबल चार्ज अपने ऊपर कर लेता है। तो ऐसा डिफेक्ट जिससे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। और होल हमेशा कौन से डिफेक्ट्स में क्रिएट होंगे, जहां मेटल डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और याद रखना है मेटल डेफिशिएंसी के अंदर हमेशा होल क्रिएट होते हैं क्योंकि मेटल जा रहा है, ठीक है। और लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हमने पीछे किया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, आप इसे याद भी रख सकते हो कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमेशा होल क्रिएट होते हैं, लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सेस होते हैं। यहां पे भी वही बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, दोनों अगर आ गए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये इंक्रीज ही करेंगे। तो मतलब होल की प्रेजेंस भी और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस भी, दोनों की प्रेजेंस से हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई ही रहेगी। दिस इज अबाउट योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जो हमने मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट किया है वो जनरली कौन से क्रिस्टल्स में शो होता है, मतलब एग्जांपल क्या हो सकता है उसका, अगर आपसे पूछा जाए तो FeO एंड FeS।
ये दो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो शो होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या है हमारे पास? हमने दो टाइप्स के डिफेक्ट्स तो कर लिए, हम क्या सब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 हम कर रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। नंबर 2 डिफेक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया था 4 टाइप्स के अंदर, पॉइंट डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट्स। लेकिन जो हमारा मेन कंसंट्रेशन है वो किसकी तरफ है? पॉइंट डिफेक्ट्स की तरफ है। फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस किया, फिर हमने देखा पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हमने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन कर लिया। तो अब लास्ट पॉइंट डिफेक्ट का लास्ट पार्ट वो कौन सा है हमारे पास? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं हम। तो जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, आपको पता चल रहा है नेम से कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या है। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई एकदम प्योर सा क्रिस्टल पड़ा है, प्योर क्रिस्टल, सपोज करो NaCl है हमारे पास, NaCl का क्रिस्टल पड़ा है, वही जैसे हम स्ट्रक्चर अब तक बनाते आ रहे हैं क्रिस्टल्स को, पड़ा है वो हमारे पास प्योर एकदम। तो क्या हुआ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कब एराइज होगा? हमने क्या किया, उस क्रिस्टल के अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उसके अंदर डाल दिया, हमने एक ऐसा क्रिस्टल, ऐसे एटम्स उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए जिनका चार्ज एक्चुअल चार्ज से थोड़ा ज्यादा है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है फिर इसका। तो क्या किया हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर, हमारे पास एक बिल्कुल प्योर क्रिस्टल पड़ा हुआ है, NaCl का क्रिस्टल है हमारे पास, एकदम साफ सुथरा, सब बढ़िया एकदम। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर देनी है। इम्प्योरिटी ऐड कर दी किसकी? हमने SrCl2 की, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। क्रिस्टल किसका पड़ा हुआ है हमारे पास? NaCl का पड़ा हुआ है। हमने डिफेक्ट लेकर आना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट लेकर आना है। तो मैंने ऐसा कोई क्रिस्टल ले लिया जिसके अंदर जो कटायन की वैकेंसी है ना वो 2+ है, वैलेंसी इसकी 2+ है, और यहाँ पे हमें पता है सोडियम की वैलेंसी +1 है। तो अब देखना है कि क्या होगा इसका, क्या रिजल्ट क्या होगा इसका। हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, तो कैसे क्रिस्टल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, लेट अस सी, देखते हैं। सपोज सबसे पहले वही सिंपल जो मेथड हमारा है, NaCl का एक सिंपल क्रिस्टल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रिस्टल ड्रॉ कर लिया, NaCl का है, ये बिल्कुल प्योर है, मतलब अभी इसके अंदर कोई दूसरा कैटायन या कोई दूसरा क्रिस्टल हमने ऐड नहीं किया है। ये सिंपल बिल्कुल NaCl का क्रिस्टल। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, तो हम इसके अंदर अब इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। इम्प्योरिटी का मतलब हम कोई ऐसा कैटायन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो इसकी नॉर्मल वैलेंसी से थोड़ा ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी आपको, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मैंने लिया यहाँ पर, इसका चार्ज कितना है? 2+। कितनी वैलेंसी है इसकी? 2+। बट यहाँ हमारे सोडियम की कितनी वैलेंसी है? इसकी तो 1+ वैलेंसी है। अब क्या होगा, स्ट्रोंशियम आ गया भाई क्रिस्टल के अंदर, आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब स्ट्रोंशियम ने तो ऐसा ही कुछ करना है, जैसा स्ट्रोंशियम जब यहाँ एडजस्ट होगा वो तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। अपने अकॉर्डिंग मतलब जितनी उसकी वैलेंसी है वो तो यही चाहेगा कि मेरे पास 2+ ही रहे, मतलब कहने का मतलब कि वो अगर Na पॉजिटिव एक जगह ले रहा था यहाँ पे, तो स्ट्रोंशियम पॉजिटिव 2 की जगह लेगा। क्यों लेगा 2 की जगह? क्योंकि स्ट्रोंशियम पे चार्ज सोडियम के चार्ज से डबल है। तो जैसे ही स्ट्रोंशियम यहाँ आया क्रिस्टल में, अब इसने कहीं ना कहीं तो बैठना ही है। सपोज उसने ये साइड पसंद की अपने लिए, तो क्या करा इसने, इसके प्लस चार्ज को तो हटा दिया, पर इसने क्या देखा कि इसे तो एक और प्लस चार्ज रिक्वायर्ड है, तो इधर से ही किसी और प्लस चार्ज को भी ये हटा देगा। ये देखिए, तो क्या किया इस स्ट्रोंशियम ने, Na+ की 2 साइड्स ले ली, 2 साइड्स ले ली, यानी कि 2 साइड्स अपने पास इसने ऑक्यूपाई कर ली। क्यों की ऑक्यूपाई? क्योंकि इसे करनी पड़नी थी, क्योंकि एक Na पॉजिटिव किसके बराबर है, मतलब सोडियम का 1 चार्ज है और यहाँ स्ट्रोंशियम के 2 चार्ज हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ इसे सेट होना है, इसे इस क्रिस्टल के अंदर फिट होना है, तो इसे 2 सोडियम की जगह तो चाहिए होगी। तो क्या किया, एक को इसने खाली कर दिया, एक कैटायन को, और एक पे इसने खुद की जगह ले ली। एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, आपका इम्प्योरिटी। तो ऐसा डिफेक्ट जब हमारे पास आ जाता है, जब हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास होल ऑक्यूपाई हो जाता है,
मोस्टली केसेस में होल ही होता है हमारे पास। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब एक और चीज है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी जो है ना वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। अब जो मैंने ये केस लिया है, ये कौन सा केस है, ये वो केस है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का जो आयनिक सॉलिड क्रिस्टल के अंदर हुआ है। अब मैंने बात कर दी है आयनिक सॉलिड क्रिस्टल्स। अब ये आयनिक वर्ड कहां से आ गया, आयनिक और कोवलेंट हम सबको पता है 2 तरह की बॉन्ड्स होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ क्रिस्टल किसका लिया था, आयनिक कंपाउंड का लिया था। ठीक है, NaCl एंड SrCl2 हमारे पास क्या है, कैटायन एंड अनायन, Na+Cl नेगेटिव, Cr2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। तो ये तो हमारे पास जो है ये आयंस की फॉर्म थी, आयंस की फॉर्म थी, आयनिक क्रिस्टल थे। तो ये जो डिफेक्ट हुआ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो किसका हुआ, हमारा आयनिक क्रिस्टल्स का हुआ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का एक और पार्ट होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड्स। वो देखते हैं अब क्या होता है। ये तो मैंने किसका बता दिया आपको, उनका डिफेक्ट, उन सॉलिड्स का डिफेक्ट जो क्या है, आयनिक है। ये तो देखने से पता ही चल जाता है साफ। अगर हम क्रिस्टल को देख लेते हैं अपना, अगर हमारा क्रिस्टल जो है वो आयनिक फॉर्म में है तो इसका मतलब वो आयनिक डिफेक्ट शो कर रहा है। और कोवलेंट में देख लेंगे हम, कोवलेंट का केस क्या होता है, तो इसका भी इजीली पता चल जाता है। अच्छा, इसे शुरू करने से पहले एक टर्म आएगी हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे को लगता है सुना होगा आपने ये, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, ये वही होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो आप सबको पता होगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में जो होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो कोवलेंट सॉलिड जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो फर्दर कितने टाइप के हैं आपके, 2, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये किसका पार्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का पार्ट है। लेकिन कौन सा, कोवलेंट सॉलिड्स। इम्प्योरिटी किसके अंदर, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर। हाँ जी, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं किस केस में, कोवलेंट सॉलिड्स के केस में। अब कोवलेंट सॉलिड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स लिखी हैं, एक लिखी है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और एक साइड मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। कि हम अब कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड्स, तो ये टॉपिक हम अब लेकर चल रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमारे फर्दर 2 टाइप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, जब हम अपने क्रिस्टल के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, जब हम अपने प्योर क्रिस्टल के अंदर ऐड करेंगे तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा वही है, एक प्योर क्रिस्टल लेकर चलना है और हमें अपने आप उसके अंदर बाद में इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। इम्प्योरिटीज देखो यहाँ मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज कौन सी होंगी, जो मैंने क्रिस्टल लिया है, सपोज करो मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, मैंने 3 ग्रुप हमें पता है, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ये होता है ग्रुप 15। इसके ये मेंबर्स मैंने लिखे हैं, आप सबको पता होगा। ग्रुप 13 के ये मेंबर हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 के कार्बन फैमिली और ग्रुप 15 की नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पर मैंने जो ये क्रिस्टल लिया है ना, ये मैंने लिया है कौन सी फैमिली का, ग्रुप 14 फैमिली का। बीच की फैमिली का किसी कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसका मैंने ये क्रिस्टल ले लिया। सपोज करो मैंने ये क्रिस्टल लिया सिलिकॉन का, ये मेरे पास सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है। अब हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी बॉन्ड्स बनाते हैं ये कार्बन फैमिली जो होती है, कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है ये सबको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। और इसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, ग्रुप के अनदर मेंबर्स जो हैं, सेम वैलेंसी शो करते हैं। दैट मीन्स ये भी कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये भी 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो सिलिकॉन भी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब बात करूं अगर मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, तो ये कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4, ये होते हैं ट्राइवेलेंट। और ग्रुप 15 के कितने बनाते हैं, 5, नाइट्रोजन फैमिली पेंटावेलेंट, बोरोन फैमिली ट्राइवेलेंट और कार्बन फैमिली टेट्रावेलेंट। ये पता है हमें, ऐसा होता है। तो अब हमने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया
सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल यहाँ पे ले लिया। अब सिलिकॉन के क्या है, सपोज सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन का हर एक एटम जो है वो आप 4 बॉन्ड बना रहा है बाकी सिलिकॉन्स के साथ। यहाँ मैं अगर प्लस माइनस ना भी लूं तो यहाँ मैं सिंपल ना प्लस माइनस ना लेकर यहाँ पे मैं सिंपल सिलिकॉन भी ले सकती हूँ। जैसे ये प्लस माइनस रहने देते हैं क्योंकि मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ सारे में सिलिकॉन ही लिख देते हैं तो ईजी हो जाएगा। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें कैटायन एनायन का कोई रोल नहीं है अभी, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब देखिए जैसा कि ग्रुप में होता है, हर एक सिलिकॉन बाकी सिलिकॉन एटम से कितनी बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। क्यों है टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये कार्बन फैमिली का है। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या होगा, अब मैंने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी है, और कौन सी इम्प्योरिटी लेके चलेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। मतलब मुझे इस क्रिस्टल के अंदर ग्रुप 15 का कोई मेंबर लेके आना है, मुझे उसे घुसा देना है यहाँ पे कहीं पे भी लाके। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज ग्रुप 15 का फॉस्फोरस एलिमेंट लिया, ठीक है। प्योर क्रिस्टल हमारे पास पड़ा था, हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पर शो करना है, मतलब कोई ना कोई बाहर से इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर देनी है। लेकिन कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्योर क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। सीधी सी बात है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो मैंने क्या किया, इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। फॉस्फोरस अगर आएगा, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से एक सिलिकॉन को अपनी जगह से हटा देगा, तभी वो यहाँ पर आकर फिट होगा। उसने क्या किया, सपोज करो ये था ना यहाँ सिलिकॉन, इसने इसको हटा दिया, खुद आके यहाँ पे लग गया, सिलिकॉन गया, सिलिकॉन रिप्लेस कर दिया इसने, तो सिलिकॉन इससे रिप्लेस हो चुका है फॉस्फोरस से। लेकिन चलो फॉस्फोरस आ गया, लेकिन अब हमें यह भी पता है कि फॉस्फोरस जो है वो क्या है, पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, बट वहां सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी तो वो 4-4 बॉन्ड बना रहा था। चलो जी, 5 में से फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड्स तो माना इन सिलिकॉन एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बना ली, 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो था, उसका क्या हुआ, वो तो पड़ा रहा यहाँ पे। उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ के रहेगा तो फॉस्फोरस के साथ, आया है क्योंकि फॉस्फोरस के साथ, तो रहेगा भी इसके साथ। पर क्या है, इस बेचारे को कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि जो फॉस्फोरस के पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना ली अपनी, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन एज सच रह गया। तो इसका भी यूज है, काम का है ये भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इम्प्योरिटी हमारे पास आई है, वो कौन सी इम्प्योरिटी आई है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। और यही इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये जो टाइप मैंने अभी आपको बताया है, मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, ये एक सेमीकंडक्टर बन गया। और आप अच्छे से बता सकते हो कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, ये हमारे पास बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, अब क्यों लिखा हुआ मैंने ये एन टाइप, एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है इसके पास ज्यादा, और दिख भी रहा है हमें यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन रिच क्रिस्टल हुआ। तो दैट्स वाई ये कौन सा है हमारे पास सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हो गया बस इसके अंदर ये। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हो गई। बिल्कुल सेम हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स लिए हुए हैं, मैंने कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे देखना आप इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ हमने फिर से ये सिलिकॉन का ही क्रिस्टल लिया हुआ है, सिलिकॉन का ही प्योर क्रिस्टल लेकर चल रहे हैं हम। सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हमने, अब ग्रुप 15 की बजाय उसके अंदर कौन सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवा देना है, ग्रुप 13 का, लेट इट बी एल्यूमिनियम। मैंने वहां पे क्या किया,
ये भी सिलिकॉन ही है, यहां आप सिलिकॉन लिख सकते हो, सिलिकॉन है ये सारे सिलिकॉन एटम्स। यहां पर अब मैंने क्या किया, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब रिप्लेस तो वो भी करेगा सिलिकॉन को, उसने भी क्या किया, सपोज करो इस सिलिकॉन को उठा दिया यहां से खुद आके बैठ के। पर हमें अच्छे से पता है कि ग्रुप 13 जो है वो क्या होता है, वो उसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि ये ट्राईवैलेंट है हमारे पास। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन ले आया अपने साथ, ले आया और क्या किया, एक बॉन्ड इसके साथ बना ली, एक बॉन्ड इसके साथ बना ली, एक बॉन्ड इसके साथ बना ली, तीनों के साथ बॉन्ड बना ली। अब चौथी बॉन्ड कहां से बनेगी, बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बॉन्ड क्या बनाएगा ये, तो ये जगह यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। क्यों वैकेंट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है ये तो, क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड बना सकता है, तो वैकेंट होगी ना। देखो ये जगह, अब ये जगह जो है, जैसे वहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था ना, यहाँ पे हमारे पास होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अब इसके आसपास के सिलिकॉन देखेंगे कि हमारा एक सिलिकॉन एटम गायब हो गया है, तो ये कोशिश करेंगे उसकी जगह आने की। सपोज करो इस सिलिकॉन ने देखा कि वो वहां से चला गया, तो खुद आ गया उसकी जगह, खुद तो आ गया उसकी जगह, लेकिन अपनी जगह खाली कर गया फिर से, मतलब वो भी यहाँ होल क्रिएट कर गया। ऐसे ही इस होल को देखकर इस सिलिकॉन को लगेगा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो वो यहाँ होल क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब हो क्या रहा है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, यहाँ होल जनरेट हो रहे हैं, होल जनरेट हो रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप। जो सेमीकंडक्टर इस वे से बनते हैं वो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव पी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं है, इसके अंदर वैकेंसियां ज्यादा है, इसके अंदर होल क्रिएट हो रहे हैं, और जहां होल क्रिएट हो जाता है वहां बन जाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है आपका सारा सेमीकंडक्टर, ये है आपका डिफेक्ट्स के बारे में था ये पूरा टॉपिक। यहाँ पर हमने इंप्योरिटी डिफेक्ट्स को भी